नमस्कार दोस्तों, मैं बालूराम सोलंकी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीट साइंस मैथ लेवल 2 में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वस्तुओं की प्रकृति और वस्तुओं की प्रकृति में हमने पढ़ा अभी तक कि पदार्थ की या वस्तुओं की चुंबकीय और अचुंबकीय गुण में क्या क्या डिफरेंस होता है। वे वस्तुएं जो किसी चुंबक की ओर आकर्षित होती है वो चुंबकीय वस्तुओं की श्रेणी में आती है, और वे वस्तुएं जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती वे अचुंबकीय वस्तुओं की श्रेणी में आती है। अभी हम पढ़ेंगे वस्तुओं की विलेयता और अविलेयता के बारे में। पहले दोस्तों गतिविधि 6 के बारे में अध्ययन करते हैं। कांच के 4 बीकर लीजिए, इन्हें ABCD चिन्हित कर लीजिए। बीकर ABCD में क्रमशः 1 चम्मच चॉक पाउडर, चीनी, नमक तथा रेत मिलाकर हिलाइए। आप क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि B व C चीनी व नमक पूर्ण रूप से घुल जाते हैं तथा स्पष्ट विलयन दिखाई देते हैं, जबकि A व D में चॉक का पाउडर व रेत पेंदे में दिखाई देते हैं। पहले दोस्तों हमने क्या किया, ये डायग्राम दिखाया है कि A में चॉक का पाउडर मिला लिया और B में चीनी मिला ली और C में नमक और D में रेत। हमने 4 बीकर लिए थे, जिनमें से A में चॉक पाउडर, B में चीनी, C में नमक और D में रेत। ये हम वस्तुओं के विलेयता और अविलेयता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मैं एक बार विलेयता और अविलेयता के बारे में दोबारा से आपको बता देता हूँ कि विलेयता यानी वे वस्तुएं जो पानी में पूर्णतः घुल जाती है विलेय कहलाती है, और वे वस्तुएं या वे पदार्थ जो पानी में घुलते नहीं हैं वो अविलेय की श्रेणी में आते हैं। तो अभी B व C में चीनी और नमक है, ये दोनों पूर्ण रूप से घुल गए हैं, यानी इनको जले में विलयशील पदार्थ कहेंगे। विलयशील पदार्थ की श्रेणी में आते हैं ये। और चॉक पाउडर और रेत है वो नीचे पेंदे में बैठ गई है, यानी ये दोनों अविलयशील या फिर अविलेयता कहेंगे, इनकी अविलेयता की श्रेणी में आएंगी ये। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाती है, वे विलयशील होती है, तथा जैसे एग्जाम्पल के रूप में चीनी, नमक। जब कुछ वस्तुएं जल में नहीं घुलती वे अविलयशील होती है, जैसे चॉक का पाउडर, रेत आदि। कुछ द्रव जैसे नींबू का रस पानी में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, जबकि कुछ द्रव जैसे केरोसिन, सरसों का तेल आदि पानी में पूर्णतः मिश्रित नहीं होते, ये ऊपर की ओर तैरते हैं। जो तेल होते हैं वो सतह की ऊपर की ओर रहते हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन गैस है जल में आंशिक रूप से विलय होती है, जबकि कुछ गैसें जल में पूर्णतः अविलय होती है। यहाँ से एक हमारा क्वेश्चन बन रहा है कि ऑक्सीजन जल में विलयशील होती है, आंशिक होती है, पूर्णतः होती है, या फिर अविलय होती है, तो हम क्या कहेंगे? आंशिक रूप से विलय होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में घुलनशील होती है, इसीलिए इसका उपयोग शीतल पेय पदार्थों में किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पूर्णतः घुलनशील होती है, जबकि ऑक्सीजन होती है वो आंशिक रूप से घुलनशील होती है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे, मैंने अलग से नोट कर दिया है इसको कि ऑक्सीजन है जल में आंशिक रूप से विलय होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड है जल में पूर्ण रूप से विलय होती है। इसके बाद आता है प्यारे दोस्तों पारदर्शिता। दर्पण में आपने अपना चेहरा देखा होगा, क्या दर्पण के आर पार किसी वस्तु को देख सकते हैं? दर्पण के आर पार किसी वस्तु को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनके आर पार देख सकते हैं? आपने दुकान पर देखा होगा कि खाने की वस्तुएं जैसे चॉकलेट, बिस्किट आदि को कांच के या प्लास्टिक के पात्र में रखा जाता है, जिससे ये वस्तुएं हमें बाहर से दिखाई दे सकें। ऐसी वस्तुएं जिन्हें आर पार से देखा जाता है पारदर्शी कहलाती है, या पारदर्शी वस्तुओं की श्रेणी में आती है। तो एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सकता है पारदर्शी की श्रेणी में आती है। एग्जाम्पल के रूप में है कांच व स्वच्छ जल आदि पारदर्शी होते हैं। इसके विपरीत ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता अपारदर्शी होती हैं। जिनके आर पार नहीं देख सकते हम अपारदर्शी होती है, जैसे लकड़ी, नोटबुक, धातु से बने पात्र आदि
अपारदर्शी वस्तुएं हैं। तो पारदर्शी वे वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सकता है और अपारदर्शी वे वस्तुएं जिन्हें हम आर पार से नहीं देख सकते। देखिए चित्र 3.7 में आपको एक कांच का पात्र दिखाया गया है जिसमें रखी वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो पारदर्शी में दिखाई देती है जबकि अपारदर्शी में हमें दिखाई नहीं देता। अब आता है तीसरे नंबर पे एक पारभासी, उसके बारे में पढ़े हैं। गतिविधि 7, प्लास्टिक की एक बाल्टी लीजिए जिसमें टॉर्च के आगे का सिरा अंदर की ओर रखते हुए टॉर्च का स्विच ऑन कीजिए। यानी प्लास्टिक की बाल्टी के अंदर एक टॉर्च जगाते हैं हम। अब बाल्टी के बाहर से देखिए, क्या आपको टॉर्च की रोशनी दिखाई देती है? हाँ, कुछ दिखाई देती है, यानी आंशिक रूप से दिखाई दे रही है, पूर्ण रूप से नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसी स्थिति में उन वस्तुओं को हम पारभासी पात्र बोलेंगे। यानी पारभासी पात्रों में आंशिक रूप से दिखाई देता है। प्यारे दोस्तों, हमने अभी तक पारदर्शिता के बारे में 3 चीज़ें पढ़ी है। क्या? नंबर 1 कि पारदर्शी होती है यानी उनके आर पार दिखाई देता है। नंबर 2 अपारदर्शी होती है, आर पार दिखाई नहीं देता है। पारभासी यानी आंशिक रूप से दिखाई देता है लेकिन उतना स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। तो आप देखेंगे कि बाहर से देखने पर रोशनी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। अतः कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनके आर पार तो देख सकते हैं परंतु पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं देख सकते, अर्थात धुंधली दिखाई देती है। ऐसी वस्तुएं पारभासी होती है। आगे पढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, घनत्व यानी डेंसिटी। मैंने एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लिया है आपके लिए, छोटा सा एग्जाम्पल है कि मैं जल में कोई कागज़ डाल देता हूँ। अब कागज़ क्या करेगा? तैरेगा जल में। तो तैरेगा, इसका मतलब जल का घनत्व उस समय जो भारी होता है, जो नीचे की ओर रहता है, उसका घनत्व ज़्यादा होता है। सिंपल सी बात ये। और जो हल्का होता है यानी जिसका घनत्व ऊपर की ओर तैरता है, उसका घनत्व कम होता है। मैंने आपको यहाँ पे एक लेस देन ग्रेटर देन वाला साइन से दिखाया है। ग्रेटर देन, जल का घनत्व ग्रेटर देन कागज़ का घनत्व, इस साइन से बताया। यदि हम जल और बर्फ़ की बात करें तो यहाँ पे जल का घनत्व ज़्यादा होता है जबकि बर्फ़ का घनत्व क्या होता है? कम होता है। उस स्थिति में बर्फ़ जल पर तैरती है। गतिविधि 8 में इसके बारे में हम और ज़्यादा से जानकारी लेंगे। आप जानते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डालने पर तैरने लगती है जबकि कुछ वस्तुएं डूब जाती है। आपने कागज़ की नाव तैराई होगी। लकड़ी, पेड़ पौधों के तिनके, पत्तियां जैसे हल्की वस्तुएं पानी में तैरने लगती है, लेकिन लोहे की कील, चम्मच व अन्य वस्तुएं पानी में डूब जाती है। आपने आसपास की वस्तुओं को लेकर उन्हें पानी में डालकर पता लगाइए कि कौन सी वस्तुएं पानी में तैरती है और कौन सी डूब जाती है। इनकी अलग अलग सूची बनाइए। सामान्यतः जिन वस्तुओं का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है वे जल की सतह पर तैरती है। ध्यान दीजिए कि जिन वस्तुओं का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है वे वस्तुएं सामान्यतः जल की सतह पर तैरती है। तो इसका मतलब जल का घनत्व, तो जिनका जल का घनत्व से अधिक होता है वे डूब जाती है, यानी जिनका घनत्व जल से कम होगा वे तैरती है और जिनका घनत्व जल से अधिक होगा वे डूब जाएंगी। वस्तुतः यह घनत्व के कारण होता है, यानी डूबना और तैरना किसी का उसके घनत्व पर डिपेंड करता है। यदि उसका घनत्व किसी वस्तु का जल से कम है तो वो तैरेगी, यदि उसका घनत्व जल से ज़्यादा है तो वो डूब जाएगी। घनत्व के ऊपर मैंने एक फॉर्मूला भी लिखा है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। यानी किसी वस्तु का आयतन ज़्यादा होगा उसका मतलब उसका घनत्व कम होगा। ठीक है, यदि किसी वस्तु का आयतन ज़्यादा उसका घनत्व कम, यदि किसी वस्तु का आयतन कम तो उस वस्तु का घनत्व ज़्यादा, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा तो उस वस्तु का घनत्व ज़्यादा। ये देखिए ऊपर वाली चीज़ें है ना, घनत्व ज़्यादा तो द्रव्यमान ज़्यादा, घनत्व कम तो द्रव्यमान कम। ये नीचे वाली उल्टी होती है इसकी, यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है। घनत्व कम तो आयतन ज़्यादा, आयतन ज़्यादा तो घनत्व कम, उल्टा होता है इसका। गतिविधि 9 में 2 एक जैसे खाली डिब्बे लेकर इनमें से एक को रुई से तथा दूसरे को रेत से भर लीजिए और उन्हें तैरा कर देखिए। यह संग्रहित कर लीजिए और उन्हें उठा लीजिए। कौन सी अधिक भारी है?
स्पष्टतः रेत रुई से अधिक भारी होती है। समान आयतन के डिब्बों में भरी रुई व रेत का द्रव्यमान अधिक होता है। अतः हम कह सकते हैं कि रेत का घनत्व और रुई के घनत्व से ज़्यादा होता है, यानी जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसका घनत्व ज़्यादा। जो वस्तु निश्चित आयतन से किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। यानी उसके इकाई यूनिट में, इकाई द्रव्यमान में जितना आयतन उसका भरा हुआ है, जितना द्रव्यमान भरा हुआ है, उतना उसका घनत्व कहलाता है। जो वस्तु निश्चित आयतन में अधिक द्रव्यमान रखती है उसका घनत्व अधिक होता है। निश्चित द्रव्यमान में अधिक आयतन रखना द्रव्यमान घनत्व का ज़्यादा होना बतलाता है। इस प्रकार हम वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर पृथक पृथक समूह में संग्रहित कर लेते हैं। समूह की यह प्रक्रिया अनेक प्रकार से सुविधाजनक होती है। समूह बनाकर भंडारण करने में पर उसकी स्थिति का पता लगाने में आसानी रहती है। जैसे किराने की दुकान में दुकानदार सामग्री की उपयोगिता के आधार पर संग्रहित करके अलग अलग जगह पर रखता है, जिनको ढूंढने में आसानी होती है। तो प्यारे दोस्तों, आगे पढ़ते हैं हम वस्तुओं का पृथक्करण में वस्तुओं को अलग कैसे किया जाता है। आपने अपने घरों में गेहूं, चावल, दाल आदि में कंकड़ पत्थर करते देखा होगा, कंकड़ को पृथक करते हुए देखा होगा। अनाज व दालों को छानते देखा होगा। छलनी की सहायता से चाय पत्ती अलग करते हुए देखा होगा। पानी को कपड़े से छानते हुए अलग करते हुए देखा होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ये पृथक्करण कहलाती है। ये इनकी अलग अलग विधियाँ होती है। किसी में निथारना होता है, किसी में छानना होता है। तो ये विधियाँ हम आगे के अध्याय में इनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इस विधि में कौन सा आता है मैं एक बार बता देता हूँ। मैं निथारना, छानना, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, आसवन, चुंबकीय पृथक्करण आदि पृथक्करण की विधियाँ हैं। इनका अध्ययन है वो मैं अगली वीडियो में आपके लिए जैसे ही बनाता हूँ लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, जितने भी आपको पीछे की मैंने पढ़ाया हुआ है, इसका फर्स्ट पार्ट भी है वस्तुओं की प्रकृति, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।